Guys, you are with me again on our channel Forward Competitive and Spoken English। और आज मैं आपको लेसन पढ़ाने के साथ साथ आपका टेस्ट लेने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जो आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ ये आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। आपके सामने 3 स्लाइड्स आने वाली है। हर स्लाइड में आपके 5 क्वेश्चंस कंटेन्ड है और आपको हर स्लाइड को 2 मिनट तक पढ़ना है। इन टोटल आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स। आपको मैं 6 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। 15 क्वेश्चन है आपके सामने और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ये जो 15 क्वेश्चन हैं आपको 6 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। आप 1-2 मिनट का टाइम और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आई एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट यू कैन सॉल्व सम 10 क्वेश्चंस। तो कम से कम मेरी उम्मीद है कि आप 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे। जो मैंने इंग्लिश के सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं उनमें कोई एरर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर उनमें कोई एरर है तो आपको बताना है इन विच पार्ट एक्चुअली दिस एरर लाइज, ए बी सी और डी। और अगर वो नो एरर है तो आपका आंसर नो एरर होगा। आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ में जो आपके आंसर्स है वो आप नोट करते रहेंगे, जिससे आप खुद को चीट नहीं कर पाए कि हाँ मैंने ये आंसर सोचा था। एक्चुअली जो आप कॉपी में आंसर लिखेंगे वही माना जाएगा। ईमानदारी का सौदा है। और गाइज़ इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। जो 15 क्वेश्चंस मैंने कंटेन किए हैं पिछले कुछ सालों में, ये आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, इनमें आपके रिपीट हुए हैं। और आपका जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल से ज़्यादा अलग नहीं है। एक्चुअली में जो हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स जानते हैं वही हमारी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में काम आते हैं। एंड इन द सेम वे जो हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत शुद्धता के साथ इंग्लिश बोलते हैं वही सब हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में रूल्स बन जाते हैं। तो गाइस देखते हैं कि आपकी ग्रामर कहाँ एग्जिस्ट करती है, किस लायक है, और इसके लिए आपको इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। लेट्स सी कि दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू करेक्टली। तो गाइज आज मैं आपका ग्रामर का टेस्ट लेने जा रहा हूँ और बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्ट ये एक्सरसाइज नहीं है। बहुत सिंपल सी सेंटेंसेस है और इसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं बहुत सिंपल हैं और इसके माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप ग्रामर के बारे में कितना जानते हैं। मैं सीधे सीधे आपको डेयर कर रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इस जो स्पॉटिंग द एरर्स की एक्सरसाइज है उसमें से गलती छाटिए। और ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, ये आपके स्पोकन रिटन इंग्लिश में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 5 मिनट्स। 15 क्वेश्चंस हैं और अगर वाकई में आपकी ग्रामर में आपकी औसत भी पकड़ है, एवरेज आपका ग्रैस्प है ग्रामर में, तो विद इन आप 5 मिनट्स कम से कम 10 सेंटेंसेस में आप मुझे गलतियां बता सकते हो कि क्या गलतियां हैं। आप देख सकते हो आपका 1 मिनट 14-15 सेकेंड्स हो गए हैं। 1:30 पर हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ और आप पढ़ना चालू करेंगे और इसके बाद आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। तो गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका फर्स्ट वाक्य है एट हॉवर्ड मैनी स्टूडेंट्स। हर वाक्य में आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, किसी एक में गलती निकलेगी या फिर अगर कोई गलती आपको नहीं समझ में आती है तो नो एरर आपको आंसर लगाना है और ये काम आपको 5 मिनट्स के अंदर करना है गाइज। तो फोकस कीजिए, गलती निकालिए। तो एट हॉवर्ड मैनी स्टूडेंट्स टेक एडमिशन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बट फ्यू ऑफ देम गेन प्रोफिशिएंसी। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है। कोई गलती अगर आपको नज़र आई हो तो उसको पिक करके आप कोई पेन नोट्स लेके बैठ सकते हैं। जहाँ आपको गलती नज़र आई तो वहाँ पर ए बी सी डी या फिर नो एरर आंसर लिख सकते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कंगना मेड क्लियर टू एवरीवन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू बी काउ डाउन बाय एनी थ्रेट्स। काउ डाउन होता है डरना, घबराना किसी चीज़ से।
तो इसमें अगर कोई गलती नज़र आई हो तो आप देख सकते हो। हमारा थर्ड सेंटेंस है, द होल रूम टर्न्ड आउट टू बी इन अ बैड रिपेयर व्हेन द चिल्ड्रन डैश्ड इनटू इट। डैश इनटू कहीं बहुत जल्दी से जाना होता है। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस है। और जैसे कि आप देख सकते हो आपके 3 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। तो आपको ये 6:30 पर 1:30 पर आपने चालू किया होगा तो 6:30 पर आपको ये ख़त्म कर देना है। और आफ्टर 6:30 आई गोना गिव यू द आंसर ऑफ दिस शीट। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, ऑल द पीपल्स हु वर इन द एयरक्राफ्ट हैव नाउ बीन आइडेंटिफाइड एक्सेप्टिंग वन दैट इन द ब्लैक सूट। तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस है। आपको अगर कहीं भी कोई गलती नज़र आई हो तो आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ सकते हो। और इसके बाद मैं फिर ये स्लाइड चेंज करने जा रहा हूँ। हमारा फिफ्थ वाक्य है, सो हाउ कम यू हैपन टू कम बाई इट एट सच अ चीप प्राइस बट नॉट आई। तो ये हमारा डी पार्ट है, बट नॉट आई। और हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है नो एरर। तो गाइस इस स्लाइड का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मुझे आगे मूव करना है। तो हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद ये हमारी सेकंड स्लाइड है। हम देख सकते हैं, ईशान हैज़ कमिटेड टू फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट रेजीम, हाउएवर ऑल ओड्स आर अगेंस्ट हिम। ऑड्स कहलाती है विषम परिस्थितियाँ। तो वी कैन एश्योर दैट नोबडी इज गोइंग टू हैव एनी रिपरकशंस अराइजिंग फ्रॉम हिज एक्शंस। हमारा जो रिपरकशंस है वो बैड इफेक्ट कहलाता है। 8. इट इज़ योर ड्यूटी टू चेक वेदर द ऑर्डर्ड गुड्स हैव रीच द गोडाउन सेफली। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या गलती आपको नज़र आ रही है। और अगर आपको कोई एरर नहीं लगती है तो फिर आप नो एरर आंसर लगा सकते हैं। 9. देयर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ आफ्टर ब्रेकअप आई फेल्ट डिजेक्टेड, अलोन, फ्रस्ट्रेटेड एंड जेडेड, बट आई हैव ओवरकम दैट पीरियड नाउ। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 5:38 सेकंड हो चुका है और आपको 6:30 पर ये टेस्ट रोक देना है। नाउ 10th सेंटेंस, देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव बट टू वॉक, फॉर इट गॉट मच टू लेट एंड ऑल द कैब्स वर ऑफ द रोड। मतलब सारी जो टैक्सियाँ थी वो अब सड़क पर नहीं थी। सो ये हमारा 10th सेंटेंस है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये हमारा 6:13 सेकंड हो चुका है और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है। शायद आपके लिए काफ़ी जल्दी हो रहा होगा, बट मैं आपको एक विश्वास दिला देता हूँ कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, जैसे मैंने आपको पढ़कर बताया है, तो आपने वैसे ही इनके अंदर एरर छांट ली होगी या फिर नो एरर आंसर होगा आपका। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी गलतियाँ छांट सकते हैं। यू कैन टेक फर्दर टाइम। तो गाइज अब मैं अपने लास्ट और थर्ड स्लाइड पे चलता हूँ, जिसमें अगेन वी हैव 5 क्वेश्चंस। सो ये 11 क्वेश्चन है और देखिए टाइम ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका। आई जस्ट प्रोवाइडेड यू 5 मिनट्स बट इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट। फिर भी चलिए, अगर इतने समय में भी आप छाट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 11. द कपल वर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, सो दे डिसाइड टू डिवोर्स, हाउएवर देयर चिल्ड्रन वर नॉट एग्रीड। तो आपका ये गाइज 11 में एक टाइपिंग में गलती हो गई है, टाइपो है। ये डिसाइड नहीं है, डिसाइडेड है। तो इसको डिसाइडेड पढ़िएगा, डिसाइड में कोई गलती नहीं निकालिएगा।
ये टाइपो है, इसको डिसाइडेड पढ़िएगा। 12 में एवरी डाई हार्ड फैन ऑफ द IPL इवेंट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स बिगनिंग फ्रॉम संडे विच विल बी अ रिस्पाइट फ्रॉम कोरोना पैंडेमिक। तो IPL का इवेंट शुरू होने जा रहा है और फ़ैन के लिए एक बहुत आराम की बात होगी कि उनको कोरोना महामारी से आराम मिलने जा रहा है। 13 when the patient's wounds cured, he was discharged from hospital but with a long list of prescription which he felt too strict to be adhered to। तो ये हमारा 13th सेंटेंस है। और 14th, she was accused of doing a grave offense for which she was sentenced to 5 years। तो आपका ये देखना है कि कहीं प्रपोजिशन की कोई गलती तो नहीं है या फिर कुछ और भी गलती हो सकती है। स्पॉटिंग द एरर है, सारे नियम आ जाते हैं इसमें। 15th, आई विश आई वुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई बिलव्ड वंस एंड दिस इज द एंड ऑफ द टेस्ट। यू हैव ऑलरेडी टेकन टू मच टाइम। नाउ वी कैन सी कि दैट इट इज़ अराउंड 9 minutes नाउ और 130 minutes आपके घटा देते हैं, तो कम से कम आपने 7.30 मिनट्स अब भी ले लिए हैं इसको सॉल्व करने में। तो गाइज गेस कीजिए कि आपने कितने वाक्यों को सही कर लिया होगा। चलिए एक बार मैं फिर आपके लिए शुरू से एक स्लाइड देखता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। आप जैसे कि मैंने बताया पॉज करके दोबारा देख सकते हो एक बार एंड देन आई गोना डिस्कस द आंसर्स विद यू अगेन। हमारा ये हमारी सेकंड स्लाइड है 6, 7, 8, 9, 10, 6 to 10। तो फिर आपके सामने क्वेश्चंस हैं और फिर ये हमारे 11 to 15 आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपके सामने आंसर्स डिस्कस करता हूँ इनके। तो गाइस जो 15 हमारे ये क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग द एरर्स के, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और साथ साथ ये स्पोकन और रिटन इंग्लिश से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे जो आंसर्स हैं बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने जो आपके साथ अभी रूल्स में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ में उसके नोट्स बनाते रहिएगा। मैं चाहकर एक अलग से स्लाइड बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्लाइड देखकर नहीं, मुझे सुनकर मेरे ऑडियो से आप ये सब रूल्स लिखें। तो गाइस चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, साथ में जो वर्ड गलत है तो मैंने उसको कट कर रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर किसी को किसी से रिप्लेस करना है तो वो भी मैंने दे रखा है। बहुत ही आसानी से आप सारे नियम समझ जाओगे। तो गाइस हमारा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है आप देख सकते हैं, गलती हमारी डी में है, एरर हमारे डी में है। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे लिखा हुआ था, आपको वहाँ से लैंग्वेज हटाना है। आप में से कुछ बंदों ने शायद अगर वहाँ पे आर्टिकल दा यूज़ किया है तो वहाँ पे आप आर्टिकल दा भी यूज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट। गाइस नोट कीजिए ज़रा आप अपने किसी पेपर में, जब आप नो बोलते हो, स्पीक बोलते हो और लर्न बोलते हो भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए जब आप नो स्पीक लर्न बोलते हो तब आप वहाँ पर लैंग्वेज नहीं लगाते हो। आपको वहाँ पर केवल उस लैंग्वेज का प्रॉपर नाउन लिखने की ज़रूरत है, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज़, चाइनीज़। सो इन द सेम वे अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आई नो स्पेनिश लैंग्वेज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको केवल इतना बोलना है आई नो स्पेनिश, उससे क्लियर है कि आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि कैन यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका गलत है। आपको आर्टिकल दा भी हटाने की ज़रूरत है और लैंग्वेज भी हटाने की ज़रूरत है। तो नियम ध्यान रखिएगा आप, नो लर्न स्पीक के साथ जब हम कोई लैंग्वेज लगाते हैं ना उसके साथ कोई हम आर्टिकल लगाते हैं जैसे कि दा, और ना ही हम यहाँ पर कोई कॉमन नाउन लगाते हैं लैंग्वेज। तो ये चीज़ आपका सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम रीडिंग द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आई एम लर्निंग द जियोग्राफी सब्जेक्ट। नो, आई एम लर्निंग जियोग्राफी
आई एम रीडिंग इंग्लिश। वो जो आपका सब्जेक्ट है वो अपने आप क्लियर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ आपने देखा होगा जो आपकी टेस्ट की स्लाइड थी, वहाँ पे हमने लिखा था कंगना मेड क्लियर। तो गाइस हमारे ये जो कंगना ने क्लियर किया, स्पष्ट किया, तो किस चीज़ को स्पष्ट किया? तो मेरे लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में चर्चा की है। तो जो हमारा मेड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि ए में कंगना मेड क्लियर, तो अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कंगना ने क्या क्लियर किया। तो जब भी ये हम डायलॉग बोलते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हमने इसके लिए आपका इट लगा दिया। तो हमारा ये जो इट है ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमारा वाक्य इस तरह से सही हो गया कि कंगना ने ये चीज़ स्पष्ट की हर बंदे को, है ना। तो हमारा जो थर्ड सेंटेंस है हम देखते हैं कि हमारा एक फ्रेज होता है, इन गुड रिपेयर इन बैड रिपेयर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन बैड रिपेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमारा ए है तो वो आपका अननेसेसरी आर्टिकल लगा हुआ है। तो ये फ्रेज ऐसे ही बोला जाता है, इन बैड रिपेयर इन गुड रिपेयर या इन गुड कंडीशन इन बैड कंडीशन। हम आर्टिकल ए नहीं जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे रिपेयर की जगह कंडीशन भी होता तो आपको सेम रूल अप्लाई करना था। तो जब भी हमारा रिपेयर या कंडीशन आएगा, नो आर्टिकल, ये हमारा रूल है। आगे बढ़ते हैं गाइस। आप में से कई बंदों ने पीपल्स पे गलती निकाली होगी, लेकिन अगर आपको नाउन की रूल पता है, हम जब पीपल बोलते हैं तो वो एक ही देश के निवासी होते हैं। अब हम एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं तो उसमें एक संभावना है कि जो हम पीपल्स प्लूरल बोल रहे हैं तो उसमें अलग अलग देश के सिटीजन्स हो सकते हैं, और जब हम अलग अलग देश के सिटीजन्स की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पीपल्स बोल सकते हैं। तो वहाँ पे पीपल्स सही है। और जब हम कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का प्रयोग करते हैं और हम ट्रैवल की बात कर रहे होते हैं तो हम इन यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। तो हम बोलते हैं आई एम ट्रैवलिंग ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। इसलिए हमारा यहाँ पर इन की जगह ऑन द एयरक्राफ्ट होगा। तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा, इट वाज अ प्रपोजिशनल मिस्टेक। तो गाइज बाकी सब सही है। आप में से कुछ बंदे कंफ्यूज हो गए होंगे पीपल्स में, और एक एक्सेप्टिंग है जो कि एक्सेप्ट का काम कर रहा है, तो वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई एरर नहीं है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ सेंटेंस है हम देखते हैं, सो हाउ कम यू हैपन टू कम बाई इट। कम बाई एक फ्रेजल वर्ब होता है, किसी चीज़ को जैसे तैसे मैनेज करके प्राप्त करना। तो गाइज ये जो हमारा चीप है, हम ऐसे नहीं बोलते एट सच अ चीप प्राइस। तो हम जो प्राइस होती है ना वो कम या ज़्यादा होती है, या तो हाई प्राइस होती है, लो प्राइस होती है, हम चीप प्राइस नहीं बोलते हैं। तो हमारा ये जो चीप है ये गलत था, इसकी जगह हमें क्या करना है, लो करना है। हाउ को हम आश्चर्य दिखाने के लिए, सरप्राइज दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ जैसे हम और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं तो कोई सहायक क्रिया लगाते हैं, इसके साथ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। तो इसमें अगर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाई है तो वो आपका गलत हो गया है। तो गाइज हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आंसर देखते हैं। हमारा जो कमिटेड है, तो कमिटेड जब वर्ब के रूप में आता है तो वो कमिटेड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। आप देख सकते हो ये हिमसेल्फ जो है वो ईशान के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अभी जो कमिटेड है वो वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ आपका हिमसेल्फ आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कमिट का मतलब है कि प्रतिबद्ध करना। तो किसको उसने प्रतिबद्ध किया, किसको उसने संकल्पित किया, अपने आप को। तो इसके साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, क्योंकि कमिट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हम बोलते हैं आई कमिट माई सेल्फ टू गिविंग अप स्मोकिंग। तो मैंने अपने आप को कमिट कर लिया है कि मैं अब स्मोकिंग छोड़ दूंगा। इसी तरह से ईशान ने अपने आप को कमिट किया। लेकिन जब कमिट एडजेक्टिव के रूप में आए, विशेषण के रूप में आए, तब हम कमिटेड टू आईएनजी फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दोनों लगा सकते हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ
कि कमिटेड के साथ इन्फिनेटिव भी आ सकता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है और टू आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। तो आपने अगर टू आईएनजी फॉर्म के साथ गलती निकाली हो तो वो आपका गलत है। कई सारे ऐसे हमारे वर्ब्स हैं या हमारे ऐसे नाउन या एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ टू आईएनजी फॉर्म लेते हैं, जेरेंड लेते हैं। आई वुड क्लैरिफाई इट इन माई लेटर चैप्टर्स, बाद में आने वाले चैप्टर्स में मैं सब ये क्लियर करूँगा। बाकी सब आपका बिल्कुल ठीक है। 7 में हम चलते हैं गाइज। जो एश्योर होता है वो भी हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, किसी को आश्वासन देना। तो जो आपकी लास्ट स्लाइड थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा एश्योर के साथ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अब हम कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ था वी कैन एश्योर, है ना, हम आश्वासन दे सकते हैं। किसको आश्वासन दे सकते हो? तो यहाँ पर हमारा यू आ गया, हम यू को आश्वासन दे सकते हैं। तो हम तुम्हें आश्वासन दे सकते हैं कि कोई भी किसी के साथ भी कोई बुरा प्रभाव नहीं होने जा रहा है उसके एक्शन के कारण। तो हमारा यहाँ पर एश्योर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें यू वहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ये है इट्स योर ड्यूटी टू चेक वेदर द गुड्स ऑर्डर। तो हम यहाँ पे देखेंगे गाइज कि हमारा यहाँ पे जो लास्ट हमारा जो स्लाइड थी क्वेश्चन की, तो उसमें ऑर्डर्ड गुड्स लिखा हुआ था। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा ऑर्डर्ड है तो वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गुड्स नाउन का काम कर रहा है। लेकिन कुछ गाइज आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम नाउन को पहले लेते हैं और जो उसका आपका एडजेक्टिव जो होता है उसको क्वालिफाई करता है उसको हम बाद में लेते हैं। जैसे एक मुझे और एक्सप्रेशन याद आता है ऑफिसर्स कंसर्न्ड। तो हम ये नहीं बोलते कि यू हैव टू टॉक विद द ऑफिसर कंसर्न्ड, ये गलत है। हमें ऐसे बोलना चाहिए यू हैव टू टॉक विद द ऑफिसर कंसर्न्ड, ना कि कंसर्न्ड ऑफिसर। तो उसमें भी यही रूल लागू होता है कि ऑफिसर कंसर्न्ड आपका बोला जाता है, ना कि कंसर्न्ड ऑफिसर। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट है 9, हम उसमें देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स लगी हुई है, जैसे डिजेक्टेड है, एलोन, फ्रस्ट्रेटेड और जेडेड। तो ये सब हताश उदास के लिए बोला जाता है। एक वर्ड है एलोन। तो गाइज ब्रेकअप होने के बाद अगर आप एलोन बोल रहे हो तो एलोन मैं आपको बता देता हूँ अकेले के लिए ज़रूर बोला जाता है, लेकिन इसमें कोई सैड फीलिंग नहीं होती है। और वाकई से हमें पता चला है कि ब्रेकअप के बाद वो बंदा दुखी है, अकेला महसूस कर रहा है। तो जब हम अकेला प्लस सैड बोलते हैं तब हम लोनली का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बंदे अकेले रहने पे भी खुश हैं, अच्छा महसूस करते हैं एकांत में। तो एलोन हमारा एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन लोनली हमारा अकेले के लिए एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे एलोन की जगह लोनली कर दिया है। नेक्स्ट हमारा गाइज नो अदर अल्टरनेटिव है। और इसमें एक प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को, जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमारा अदर के साथ दैन चलता है, बट नहीं चलता है, और एल्स के साथ हमारा बट चलता है। तो कई स्टूडेंट्स ने ये किया होगा कि उन्होंने जो आपका अदर लिख रहा है तो उन्होंने जो बट्टू है, बट्टू को चेंज किया होगा दैन में, जो कि गलत है। तो हमारा जो ऑल्टरनेटिव है एक्चुअली में उसको ही हम बोलते हैं अदर वे, आपका अदर ऑप्शन। तो ऑल्टरनेटिव के साथ कभी आपका अदर नहीं आता है, ये एक बहुत चिर परिचित इस्टेब्लिश्ड रूल है। ऑल्टरनेटिव में ही अदर छुपा रहता है, निहित होता है, इसलिए अल्टरनेटिव के साथ हम अदर कभी नहीं बोलते हैं। ओके गाइज, वी मूव अहेड। हमारी लास्ट स्लाइड है और जो हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस है उसको भी समझ लेते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये डिसाइड में गलती नहीं है, वो टाइपोस है, टाइप करने में गलती हो गई है, तो वो उसको डिसाइडेड पढ़िएगा क्योंकि वाक्य पास्ट पे जा रहा है, तो इसलिए डिसाइडेड करना है। गलती यहाँ पे डिवोर्स पे है। एक्चुअली जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स का मतलब होता है तलाक देना। फिर ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें इसको इंट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर ये डिवोर्स के साथ अगर ऐसा बोला जाए रवि इज़ गोइंग टू डिवोर्स हिज वाइफ, तो वो समझ में आ जाता है। तो
यहाँ पर डिवोर्स के साथ कुछ नहीं है तो ज़्यादा बेटर है हम गेट डिवोर्स्ड लगा देते हैं, या फिर द कपल दे डिसाइडेड टू टेक अ डिवोर्स बोल देते हैं तो वो भी सही है। तो गाइज ये खाली डिवोर्स से ही नहीं है, यहाँ पे गेट डिवोर्स्ड आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 में हम चलते हैं, हम देखते हैं कि आपका इट्स बिगिनिंग फ्रॉम संडे था। तो गाइज जैसा कि हम प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में जानते हैं, आपको बोलने में लगा होगा कि ये संडे से शुरू हो रहा है आईपीएल, तो सी के लिए हम फ्रॉम लगा देते हैं, जो कि एक गलती है। एक्चुअली में जब हम कोई टाइम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डे लगाते हैं, मंथ लगाते हैं, ईयर लगाते हैं, तो उसमें वो प्रपोजिशन चलता है जो हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम में आता है। और जैसे कि आप जानते हैं डेट और डे के लिए हमारा ऑन चलता है, तो हमारा संडे के साथ ऑन आना चाहिए, ना कि फ्रॉम। तो हमें ऑन संडे करना है, आपका वाक्य सही हो जाएगा जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद 13 में हम देखते हैं कि व्हेन द पेशेंट्स वुंड्स क्योर्ड, तो क्योर होता है सही करना, और वुंड्स और जो इंजरीज होती हैं वो क्योर नहीं होती हैं, वो हील होती हैं। धीरे धीरे करके वो जो घाव होते हैं वो भरते हैं, तो उसको हील कहा जाता है। और अगेन क्योर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपके लॉजिक ध्यान रखना कि वुंड्स और जो इंजरीज होते हैं वो आपके हील होते हैं। 14 है हमारा, शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ ग्रेव ऑफेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस कि हमने यहाँ पे कमिटिंग लगाया है, तो जो हमारी क्वेश्चन था तो उसमें डूइंग आ ग्रेव ऑफेंस था, तो ऑफेंस को डू नहीं किया जाता, कमिट किया जाता है, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो डू गलत है, उसकी जगह हमने कमिट कर दिया है। आपका वाक्य सही हो चुका है। और 15 आई विश आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, तो जो आपकी गलती निकली है वो आपकी आई स्पेंड पे निकली है। ओरिजिनल वाक्य था आई विश आई वुड स्पेंड। तो गाइस ध्यान रखना, जब आपके सब्जेक्ट सेम हो, जैसे आप देख सकते हो दोनों में आई आ रहा है, तो वुड और वुड हैव में वाक्य नहीं बनाते हैं आपके सब्जेक्टिव केसेस में। तो अगर आपका आई विश है और आई ही आगे सब्जेक्ट है तो आप उसको वुड में नहीं बनाएंगे, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जैसा कि आपने कंडीशनल पढ़े होंगे। तो गाइज कैसा लगा आपको ये टेस्ट, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 15 सेंटेंसेस में से कितने आपने सही किए हैं और कितनों के रूल्स आपको पता थे। तो गाइज इसी तरह के चैप्टर्स के लिए जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड टू हॉवर्ड, और आपका धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव स्किल भी अच्छा होगा और साथ साथ में आपके स्पोकन और रिटन स्किल भी अच्छा होगा। और आई होप कि दैट यू मस्ट डू ग्रेट इन योर लाइफ। सो गाइज आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ इस इंग्लिश की जर्नी में शामिल रहिए।